ठीक है, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। चलो, हम लोग अब क्या पढ़ रहे थे? लवली, वहां पे मुझे थोड़ा याद दिलाओ। कंसिडरेशन का एसेंशियल ठीक है, मैं देखती हूँ एक बार, एलिमेंट अगर कुछ बचा टाइम रहेगा में तो ठीक है, नहीं तो 7 पॉइंट का साथ में हो गया था। अच्छा देखते हैं। हाँ, मैं समझ गई, एक्सेप्शंस में जो बताने वाली थी वो है, याद आ गया मुझे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है ना। यस क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है मैम? एक मिनट, कंसिडरेशन चल रहा था राना, और कंसिडरेशन हम लोगों ने खत्म भी कर लिया। अब एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन है थोड़ा बहुत, वो करके और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एक्सेप्शन अभी आते हैं उनको, मैंने ये नोट्स भेज दिया है तुम लोगों को। these are the exceptions, यानी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होता है। आप लोगों को पता है कि कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट है। म्यूट रखना, जहां से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है ना? ठीक है, पूछना होगा तो पूछना। तो हमने आपको बताया था कि एसेंशियल कंसिडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पर क्या है कि देर आर सम केसेस, देर आर फ्यू केसेस जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, यानी जहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी तक हमने सब कुछ देखा है, कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल फीचर्स क्या है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसर, कंसिडरेशन कैन आल्सो कम for consideration, anybody can sue, not only the promisor, even the promisee or any third party can sue for the consideration. Consideration not necessarily be the क्या बोलते उसको, एडिक्वेट कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। कोर्ट के नजर में अगर म्यूचुअली दो पार्टी में अग्रीड है तो कोई भी कंसिडरेशन उनको अग्रीड रहेगा, जब बस कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। पर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के, यानी कि एक पार्टी दे रहा है और दूसरे पार्टी से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से होंगे। मैंने लास्ट क्लास में पहला फर्स्ट नंबर डिस्कस भी किया था, मुझे याद आ गया कि प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर हम किसी को प्यार या स्नेह या इस तरीके से कोई, उसके प्रति हमारे मन में आदर सम्मान या प्यार है, इसलिए हम कुछ उसको दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उस देने के बदले भी हम उससे कुछ प्रॉमिसेस ले, कुछ कंसिडरेशन ले या कुछ उससे एक्सपेक्ट करें, है ना? जैसे कि कोई बाप अपने बेटे को पूरी अपनी जायदाद दे देता है, पर बदले में क्या अपने बेटे से कुछ चाहता है, कोई कंसिडरेशन लेता है? नहीं, इसके नो लिए मैम। कोई कंसिडरेशन देने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ये क्यों दे रहे हैं? आप दे रहे हैं क्योंकि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, आपको मोह है, आपको माया है, वो जो भी रीजन है, आप इस वजह से उसे दे रहे हैं। इसीलिए ये कंसिडरेशन के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा है प्रॉमिस टू पे एनी टाइम बार्ड डेट। ठीक है, प्रॉमिस टू पे एनी टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट अब तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या होता है। मैंने बहुत बार बताया तुम लोगों को, अब मैं नहीं बताऊंगी। You people say what is time barred debt? बताइए। हाँ, बोलो, किसी को याद नहीं टाइम बार्ड डेट? बिल्कुल याद है। पढ़ रहे हैं आप लोग मन लगा के। हाँ बोलिए, मैं ये तो पूछ रही थी, अब आप लोगों को बताना होगा। बताइए व्हाट इज टाइम बार्ड डेट? टाइम बार्ड में मैम जैसे कोई किसी से लोन लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो 5 इयर्स के अंदर उसको लोन मतलब चुका देना है। जरूरी नहीं 5 ईयर, सर्टेन मतलब पीरियड। जितना भी मतलब जितना पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया हो और वो पे नहीं करता है। हाँ, मतलब कि टाइम बार्ड डेट, सही बोल रही है लवली। फिर से एक बार बता दो, आबिद और राना तुम लोग भी समझ लो कि टाइम बार्ड डेट उस वैसे डेट को बोलते हैं, वैसे लोन को बोलते हैं जो सर्टेन पीरियड के पास, मतलब लॉन्ग टर्म डेट होगा, ठीक है, लेकिन 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल के बाद आप क्या करेंगे? रिकवर नहीं कर पाएंगे। उस टाइम के अंदर आपको नहीं वो अगर लोन वापस मिलता है, तो आफ्टर दैट यू कैन नॉट रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। दैट इज नोन एज टाइम बार्ड डेट। ठीक है, इसी को हम लोग टाइम बार्ड डेट बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है कि कोई टाइम बार्ड डेट के रिगार्डिंग
दिया है कि अगर इसमें कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो चलेगा। जैसे कि देखते हैं अभी उनको, ये सी दिस इज द थिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि टाइम बार डेट इज मनी अ कंज्यूमर बोरोड एंड डिड नॉट रीपे, मतलब किसी ने किसी से लिया और क्या किया, वापस नहीं किया, एंड डिड नॉट रीपे बट विच इज नो लॉन्गर लीगली कलेक्टेबल। अब क्या है, ये लीगली आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बार डेट का ये फीचर ही होता है कि उसको सर्टेन पीरियड के बीच जाने के बाद यू कैन नॉट कलेक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, यू कैन नॉट रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर ऐसे में मिस्टर एक्स ओज 5,000, किसी से वो 5,000 लिया है जो कि टाइम बार डेट है, और एक्स प्रॉमिस करता है कि आई विल पे 5,000 इन राइटिंग। अगर वो लिख करके देता है कि ये 5,000 रुपया मैं आपको वापस कर दूंगा और नीचे अपना सिग्नेचर कर देता है, अपना लिए गए 5,000 लोन के अगेंस्ट में वो आपको लिखित रूप में दिया, बाद में टाइम बार हो चुका है, वो फेल हो चुका है वो टाइम, वो लोन अब आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन देने वाला अगर अभी भी तैयार है और उसने आपको लिख करके दिया है, किसी स्लिप पे लिख करके दिया और अपना साइन करके आपको दे दिया कि मैं ये आपको वापस कर दूंगा फलाने दिन या 5 दिन में या 10 दिन में मैं आपको दे दूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया। यानी इसके बदले में वापस से आपको कोई लोन या कोई अमाउंट देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा मैं आपको दे दूंगा लेकिन मुझे 500 रुपया और दीजिएगा तब दूंगा, ये जरूरत नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो अभी भी तैयार है देने के लिए तो अपनी मर्जी से वो दे सकता है, कहीं पे भी लिख करके आपको साइन करके दे देगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट आपको अगेन कोई लोन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोन आप पहले ही दे चुके जो आप रिकवरेबल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देने वाला पार्टी आपको दे देना चाहता है, अब वो तैयार है, अब उसके पास पैसे आ गए हैं, तो वो आपको दे सकता है। इसके बदले में आपको कोई दूसरा प्रॉमिस देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस मैम। राना के एंड से बहुत ज्यादा नॉइज, मैं उसे म्यूट कर देती हूँ। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरे पर। यहाँ क्या है दूसरा, प्रॉमिस टू पे एनी टाइम बार्ड डेट, ठीक है, टाइम बार्ड डेट हो गया। नो कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी, यानी कि आप अगर आप एजेंसी क्रिएट करना चाहते तो इसके लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। नो कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी, सॉरी ये नो कंसिडरेशन होगा, ठीक है ना। इसको तो एडिट करके लिख लेना, हो सकता है ये मुझसे गलती से छूट गया हो, ठीक है। दिस शुड बी नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी का मतलब है कि एजेंसी एक होता है, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम लोग वो भी। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप जो होता है उसमें भी एजेंट आपको कोई कंसिडरेशन करे वो जरूरी नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है आपके ऑफर को, मैं बताती हूँ, सपोज करो तुमको अपने बदले में कोई एक ऑथराइजर रखना है, ठीक है ना, किसी और से काम करवाना है, कॉलेज से कुछ निकालना है और तुमने ऑथोरिटी लेटर लिख करके अपने किसी भाई या बहन या किसी फ्रेंड को दे दिया और बोला कि मेरा ये डॉक्यूमेंट तुम निकाल लेना। ऑथोरिटी लेटर पे निकल जाता है ना कभी कभी डॉक्यूमेंट, निकलता है कि नहीं निकलता है? निकल जाता है। तो ऐसे में अगर आपने किसी को दे दिया कि तुम मेरे बदले में निकाल लेना, तो जरूरी नहीं कि इसके बदले में वो क्या करे, आपको कोई और प्रॉमिस दे, ठीक है ना। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को, आपको उसको कुछ देना पड़े, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तुम्हारे इस ऑथोरिटी लेटर को और तुमको बोल देता है यस आई विल रिसीव दिस, तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन हो गया। इसके लिए अलग से कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको उस एजेंट को अलग से कोई कंसिडरेशन, या एजेंट इस काम के लिए आपको कोई कंसिडरेशन दे, जरूरी नहीं। मियर एक्सेप्टेंस ऑफ द एजेंसी बिकम्स द वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। इसीलिए एक्ट ऑफ लॉ में, प्रिंसिपल लॉ ऑफ एजेंसी में कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखो इसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट, एक वॉलंटरी एक्ट वाला कहीं रह गया। हाँ, प्रॉमिस फॉर कंपेंसेशन ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी सर्विसेज मतलब आपने अपनी इच्छा से अगर किसी की मदद की है, अपनी इच्छा से अगर किसी के लिए कोई काम किया है, तो वैसे वॉलंटरी सर्विसेज के लिए भी आपको कंसिडरेशन मिले ये जरूरी नहीं। मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लो किसी का हीरे का अंगूठी खो गया है और तुमने उसे ढूंढ कर दे दिया। अब तुमने उसे ढूंढ के दे दिया तो इसका मतलब ये तुम थोड़ी ना बोलो कि मैंने आपको हीरे का अंगूठी ढूंढ के दे दिया तो आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए, बोल सकते हो क्या?
नो मैम। नहीं, यानी किसी के वॉलंटरीली सर्विस के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। आपने भले ही मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा उपकार कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूं। लेकिन मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे थे, तब भी बताया था आपको। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि अरे वाह तुमने मेरा ये ढूंढ लिया, मैं तुम्हें 50,000 रुपए इनाम दूंगी या 5,000 रुपए इनाम दूंगी, अब ये जो हो गया ये वैलिड हो गया, ठीक है ना, अब ये तुम्हें देना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि आपने क्या किया है, मैंने तो बिना किसी कंसिडरेशन के वो काम कर दिया, वॉलंटरी अपनी इच्छा से कर दिया, और मैंने आपसे मांगा भी नहीं कुछ, लेकिन चूंकि आपने अब प्रॉमिस किया है कि आई विल पे यू, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत भी देंगे। पास्ट कंसिडरेशन याद आ रहा है? लवली, हमने पास्ट कंसिडरेशन बताया था आपको कि जो ऑलरेडी काम किया जा सका उसके बदले में जो हम पे करते हैं या जो कुछ हम रिवॉर्ड देते हैं उसको हम पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अब ये पास्ट में जो काम हो चुका है उसके बदले में आप मुझे रिवॉर्ड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, वॉलंटरी सर्विस को अगर आप पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप रिवॉर्ड देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन काम करने वाला आपको बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसके लिए भी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। राइट? यस मैम। समझ में आया? ठीक है। एंड बाद डेट समझ में आ गया, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी समझ में आ गया। नाउ कंप्लीटेड गिफ्ट, ठीक है। सपोज करो किसी की शादी में तुम गए, ठीक है, आप किसी के शादी में गए और आप उसके लिए बहुत अच्छा सा कुछ गिफ्ट लेकर के गए, राइट? अब क्या हुआ कि अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद आपका उससे अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या अब आप उसे बोल सकते हो मैंने जो गिफ्ट दिया था वो वापस करो, या फिर मैंने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट दिया तो तुम मुझे अब इतनी महंगी गिफ्ट दो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो कोई भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीटेड गिफ्ट है, जहां पे आप ऑलरेडी गिफ्ट दे चुके हो, किसी के बर्थडे में, किसी के शादी में, अब उसके लिए कंसिडरेशन नहीं हुआ मैंने तुम्हें ये दिया तो आप मुझे पैसे दो या आप मेरे बदले में ये करो, क्योंकि वो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन गिफ्ट के फॉर्म में आपने दिया, और किसी गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट के अगेंस्ट आप कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। समझ में आया? आप किसी से कुछ नहीं ले सकते हैं। क्लियर? यस मैम। समझ में आया? तो ऐसे जगहों पे एक पार्टी ने कुछ किया, तुम लोग सब जगह ध्यान दो कि एक पार्टी आपके लिए कुछ कर रहा है लेकिन दूसरे पार्टी को कुछ वापस से वो रेसिप्रोकल करे, ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, इसीलिए बोले कि यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी जो काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो प्रॉमिसेस होता है वो वैलिड होता है। क्योंकि नॉर्मली कंसिडरेशन में क्या होता है, हम दोनों पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं, एक स्कूटर देता है और दूसरा पैसा देता है, तो दोनों आदमी ने कुछ ना कुछ दिया लिया, राइट? लेकिन हमने जो अभी देखे कि टाइम बार्ड देखो, चाहे वॉलंटरीली एक्ट देखो, या फिर लव एंड अफेक्शन, एनीथिंग यू हैव गिवन समवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, या फिर कंप्लीटेड गिफ्ट्स हुआ, या फिर लॉ ऑफ एजेंसी है, उसमें एक पार्टी कर रहा है लेकिन दूसरे को उसके बदले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और तब भी वो वैलिड है। पास्ट कंसिडरेशन के अंडर में ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं। मैंने पास्ट कंसिडरेशन में आपको एक ही पॉइंट बताया, वॉलंटरीली एक्ट वाला। जब मैं आपको पास्ट कंसिडरेशन लवली पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है कि अपने मर्जी से आपने मेरी कुछ मदद की, ठीक है ना, यस। और इस हेल्प के लिए आप मुझसे कुछ मांग नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो मेरे कहने पे नहीं है, प्रॉमिसर के कहने पे कंसिडरेशन होता है ना। मैं तुमसे हेल्प मांगू तब तुमने किया, और देखो मैंने बोला कि मेरा गाय भुला गया है, जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपया दूंगा, तो यहाँ 5,000 रुपया देना मुझे जरूरी है क्योंकि मैंने ये आपको कहा है और आपने तब किया है। लेकिन तुम अपनी मर्जी से कहीं से ढूंढ कर ले आते हो मेरे गाय भुलाए हुए गाय को, और मैंने कुछ नहीं बोला था या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मैंने इस तरीके का कोई नोटिस दिया हुआ है, तो आप अननोन है इस तरीके के इन्फॉर्मेशन से, तो आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हो कुछ देने के लिए, राइट? क्योंकि ये तुम्हारा अपना ऐच्छिक, अपने मन से तुमने ये मेरे लिए हेल्प किया है। हाँ, अब मैंने इसको इसलिए बोला पास्ट कंसिडरेशन से कनेक्ट होके, क्योंकि हम लोगों ने जब कंसिडरेशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कंसिडरेशन 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। तो पास्ट कंसिडरेशन इसी तरीके का कंसिडरेशन होता है जहां कोई एक आदमी वॉलंटरीली किसी के लिए कुछ कर देता है, और दूसरा आदमी जिसके लिए आपने मेरे लिए कुछ किया, आप मेरा कुछ भुलाया हुआ सामान ढूंढ के लाते हो, मेरी टूटी हुई बाइक अपने आप ही ठीक कर देते हो, या मेरा मोबाइल रिपेयर कर देते हो अपने मन से, मेरे बिना कहे हुए, ठीक है ना, यू डिड इट वॉलंटरीली। और अब क्या है कि अब मैं तुम्हें खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगी, मैं तुम्हें फलाना चीज देना चाहती हूँ। अब जो ये देना चाहती हूँ ये क्या है, पास्ट में किए गए काम को मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ आपको दे करके अपने थोड़ा खुशी, अपने आप को खुशी देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा
रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तो यहाँ जब मैंने बोल दिया तुम्हारे वॉलंटरी सर्विसेज के अगेंस्ट अगर प्रॉमिसेस बोलता है कि मुझे कुछ देना है, तो फिर वो वैलिड हो जाता है, फिर उसको वो देना है। समझ में आया? यस अगर वो नहीं देता तो आप स्यू भी कर सकते हो कि इसने बोल के नहीं दिया, लेकिन जब तक उसने कुछ नहीं बोला तब तक आप भी कुछ नहीं मान सकते। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, ये इतना सिंपल है। तो ये एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन था। कहीं कहीं पे आपको कंसिडरेशन में बिना कंसिडरेशन के भी जो कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वैलिड होते हैं। ये पांचों पॉइंट उसी का एग्जाम्पल था। अभी मैं देखती हूँ लास्ट में और कुछ है क्या इसमें। हाँ, अब ये लॉफुल कंसिडरेशन, हमने आपको यहाँ पे जब बता रही थी मैं कंसिडरेशन, तो मैंने तुम्हें ये लॉफुल अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में बताया था, याद है? ये सब दिखा था और मैंने बोला था कि इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। यस राइट? तो अब कंसिडरेशन हमारा खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग को अब क्या पढ़ना है कि व्हाट आर द लीगल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिडरेशन, यानी लॉफुल कंसिडरेशन क्या क्या है। ठीक है, कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल, यानी जो भी आप कंसिडरेशन देते हैं किसी प्रोमिसेस के अगेंस्ट, वो कैसा होना चाहिए? वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो वो वैलिड कंसिडरेशन है, लेकिन अगर वो लॉफुल नहीं है तो फिर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। और कौन कौन से कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकते हैं वो यहाँ पर नीचे लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ ने, कानून ने मना कर रखा है वैसे कुछ काम को करने के लिए, वैसे किसी प्रोमिस को देने के लिए, और आप तब भी दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा था इट इज ऑफ सच मैटर दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यानी ये किसी न किसी कानून के किसी न किसी एक्ट को, किसी न किसी सेक्शंस को डिफीट करता है, उसको परास्त करने के लिए उसके अगेंस्ट आपने कोई प्रोविजन निकाला है, तो वो प्रोविजन भी क्या कहलाएगा? अनलॉफुल कहलाएगा। क्योंकि जो भी कानून में है वो लॉफुल है, और आपने कोई ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आप अनलॉफुल भी नहीं हो रहे हैं, और वो पर्पस भी, वो जो कानून का जो भी वो नियम है वो भी क्या हो रहा है? धराशायी हो रहा है, वो भी नहीं फुलफिल हो रहा है, तो भी जो आपका काम है वो अनलॉफुल, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर ये चीटिंग करके, झूठ बोल करके, गलत इंटेंशनली किसी को ड्यूप करके अगर इस तरीके का कंसिडरेशन लिया गया है, तो वो भी कंसिडरेशन अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगा। राइट? एंड नेक्स्ट है इट इंप्लाइज इंज्यूरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर किसी का प्रॉपर्टी या कोई सामान अगर इंज्योर हो जाता है तो भी क्या होगा? इफ इट इंप्लॉयज इंज्यूरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, तो भी ये अनलॉफुल हो जाएगा। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। इमोरल इन द आईज ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की नजर में वो काम गलत है, अनैतिक है, और आप करते हैं, तो भी वो क्या हो जाएगा? तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। एंड फाइनली पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई कुछ स्टेप लेता है तो वो अनलॉफुल हो गया। अभी पांचों को थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने क्या कर रखा है? मना कर रखा है। आपने अगर उस, वो ऑफेंसिव एक्ट है, अगर उसके लिए पनिशमेंट आपको दी जा सकती है, तो अगर इंडियन लॉ के अंदर वो पनिशेबल एक्ट है, तो आप वैसा किसी को प्रॉमिस मत दीजिए जो एक्ट पनिशेबल हो। जैसे कि X agrees to provide an employment to Y in public sector, provide Y pays 50,000 to X. X बोलता है कि अगर तुम मुझे 50,000 दोगे तो मैं फलाना कंपनी में, फलाना अपनी डिपार्टमेंट में तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। क्या नौकरी के एवज में पैसे के एवज में नौकरी लॉफुल होगा? सरकार ने इसे करप्शन बोला है, सरकार ने इसे मना किया है, सरकार ने इसे घुसखोरी बोला। और घुसखोरी करके अगर आप ये काम करेंगे, किसी को प्रॉमिस देते कि मैं तुम्हारे 50,000 के बदले में तुम्हारी नौकरी दिलवा दूंगा, तो ये अनलॉफुल प्रॉमिस हुआ, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो ऐसे प्रॉमिसेस अगर आप करेंगे तो लॉ ने से मना कर रखा है, और आप लॉ द्वारा कुछ भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना? मान लो कि उसने नौकरी लगवा दी और तुम 50,000 अब नहीं दे रहे हो, तो क्या वो कोर्ट से इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इट इज अनलॉफुल। दूसरा देखो, द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंसिडरेशन अगर कानून के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो वो भी अनलॉफुल कहलाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक्स एग्री टू एंटर कॉर्पोरेशन सर्विसेज। एक्स क्या बोलता है कि मैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके काम में वो मान लेता है कि मैं ये काम करूंगा। कंसिडरेशन क्या है कि उसको डेली क्या मिलने वाला है? 500 का वेजेस
और डेली एक्सपेंसेस के रूप में उसको 250 रुपए दिया जाएगा। अच्छा देखो, जिस समय की ये बात है बहुत पुरानी, 1832 का हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो उस जमाने में क्या था कि ये छोटे छोटे अमाउंट जो अभी हमें 500-700 दिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो मान लो कि जो डेली की सैलरी कितनी होगी इस हिसाब से 750, तो डेली की सैलरी जिसकी 750, उसकी महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। डेली का 700, 750। 750, तो उसका हो जाएगा मैम आपको 22,500। 21,000 ऐसे हो गया, फिर 1,500। ठीक है, तो ये 22,500 के आसपास आया डेली का। अब ऐसे केसेस में क्या है कि डेली का ठीक है, 22,000 जिसकी सैलरी है उस जमाने में उसकी वो सैलरी टैक्सेबल ब्रैकेट, टैक्सेबल इनकम होती होगी, क्योंकि यहाँ तो 10-12 हजार तक, अभी 8-10 साल पहले तक वो टैक्स ब्रैकेट में आता, 18,000 20,000 कमाने वाले टैक्स ब्रैकेट में आ रहे थे पहले तक। तो उस टाइम में जो जिसकी सैलरी 22,000 या 20,000 या 25,000 है वो भी टैक्स ब्रैकेट में आएगा। अब ये टैक्स ना देना पड़े इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो 500-500 तुम्हें डेली वेजेज के रूप में दे रही हूँ और 250 रुपए तुम्हें मैं एक्सपेंसेस के रूप में दे रही हूँ, ताकि मैं क्या करूं, इनकम टैक्स में टैक्स की तुम्हारी भी बचत करा दो, तुम्हें भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और मुझे भी जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ उसके ऊपर जो मुझे टैक्स देना पड़ता वो टैक्स मुझे नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं आपने टैक्स प्रोविजन को डिफीट करने के लिए, टैक्स प्रोविजन को खत्म करने के लिए आपने क्या किया है, ये स्टेप लिया है। ठीक है, इससे क्या होता है, कानून के किसी नियम का उल्लंघन होता है, तो इस तरीके का जो एडजस्टमेंट होता है वो भी क्या कहलाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं। टैक्स चोरी करना लॉफुल है या अनलॉफुल? जल्दी। अनलॉफुल। अनलॉफुल है, बिल्कुल। तो यही हुआ, ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? लवली, नसरीन, नो आबिद, मैम। किसी को नहीं है? नो ठीक है। मैम। इफ द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज फ्रॉडुलेंट, ठीक है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन अगर फ्रॉडुलेंट हो, यानी कि एग्रीमेंट अगर किसी को ठग करके, किसी से झूठ बोल करके, किसी को धोखा दे करके, कि कोई मटेरियल फैक्ट को, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने छिपा करके अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और किसी के साथ आप अनलॉफुल एग्रीमेंट में गए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो अनलॉफुल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देख लो, सपोज एक्स एंड वाई इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। एक्स और वाई क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप में जाते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, एक्स पर्पस होता है कि चलो हम लोग कुछ आदमी को उल्लू बनाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं अपनी कंपनी के नाम पर ये करने वो करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, चिट फंड के पर्पस से, और बाद में क्या करते हैं, आपस में उसको बांट लेंगे और फिर ये कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे। क्या हो गया, ये हो गया ना धोखाधड़ी का मामला, तो ये हो गया वॉइड। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल, एक्स बीइंग एन एजेंट। एक्स क्या है, एजेंट है एक लैंडेड प्रोप्राइटर का, यानी कोई प्रिंसिपल है जिसके पास अपना जमीन है और उस प्रोप्राइटर का वो एक्स क्या है, एजेंट है। अब एक्स क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी को वो जमीन बेच देता है, ठीक है ना, लीज पे दे देता है, और प्रिंसिपल को नहीं बताता और वो लीज अमाउंट खुद अपने पास रखते रहता है, या जो किराए का पैसा था अपने पास रखते रहता है। तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल से छिपा करके, यानी जिसका वो जमीन था उसको बिना बताए आपने उस जमीन को क्या कर दिया, किसी और को दे दिया, किसी और को लीज कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये भी फ्रॉडुलेंट हुआ, क्योंकि एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के कहने पर, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है, लेकिन यहाँ क्या क्या एजेंट ने अपने ही मन से काम कर लिया, तो क्या हो गया, ये फ्रॉडुलेंट हो गया। प्रिंसिपल को बिना बताए, उनको कंसील किए हुए आप किसी उनकी जमीन का सौदा कर देते हो, लीज एग्रीमेंट पे लगा देते हो और किराया भी नहीं देते, दिस बिकम्स फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट है, इफ इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी आदमी या उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रॉमिस दिया गया है, तो ये प्रॉमिस भी अनलॉफुल हो जाएगा। मान लो हम बोलेंगे कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, तुम उसका बाउंड्री वॉल तोड़ दो, तो ये लॉफुल हुआ नहीं। आप दे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉमिस ले रहे हैं उसके बदले में वो अनलॉफुल दे रहे हैं।
दूसरे की प्रॉपर्टी को या जान माल को नुकसान पहुंचाना भी क्या हो गया, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। इसके लिए जो ये काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, भले ही वो दूसरे के कहने पे कर रहा है, लेकिन उस सजा किसको मिलेगी, तो करने वाले को पहले मिलेगी। ठीक है। Yes, ma'am. एंड लास्ट वन, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो काम किया है वो गलत काम है, वो अनैतिक काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इमोरल क्या होता है, जो सही नहीं है, ठीक है ना। इलीगल और इमोरल इज डिफरेंट। इलीगल यानी जो लीगल चीजों से हट के आप काम करें वो इलीगल, लेकिन इमोरल क्या हो गया, जो चीज सही ही नहीं है, ठीक है ना, उसको कहीं पे भी सही नहीं माना गया, ना सोसाइटी में, ना फैमिली में, ना लॉ में, कहीं पे भी नहीं। वैसे काम को करने में अगर कोर्ट को लगता है कि आप वैसे काम को करने में लिप्त है, तो भी क्या हो जाएगा, वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मान लो विजली एंड नानसा नागर दोनों के बीच में है, कि क्या करता है, मैं बताती हूँ उसमें। आर विजली एंड नानसा नागर के बीच में क्या होता है, आर ने क्या किया, नानसा को कुछ पैसे दिए। नानसा क्या थी, मैरिड वुमन थी एक, ठीक है। नानसा को कुछ पैसे दिए और बोले कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो, और ये लो डिवोर्स लेने के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, लेकर के मुझसे शादी कर लो। अब नानसा ने बोला ठीक है भाई मैं कर लूंगी, उसने पैसे भी ले लिए और अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी नहीं दिया। बाद में आर जाता है कोर्ट में कि इसको मैंने पैसे दिए थे कि आप डिवोर्स लेकर के हमसे शादी कर लो, ना ये अब मेरा पैसे दे रही है, ना ही ये मुझसे शादी कर रही है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट की नजर में ये अनैतिक है। आप किसी शादीशुदा वुमन को या मैन को मत भड़काइए कि आप उनका घर मत तोड़िए और उनसे शादी करने के लिए उनको मत प्रोत्साहित करिए। हो सकता है पैसे की जरूरत में ऐसा करने के लिए कोई मान ले, लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। तो आपका पैसा भी गया, प्रॉमिस भी गया, इसको मानने के लिए कोर्ट कभी नहीं बोलेगा। दिस इज इमोरल इन द आईज ऑफ कोर्ट। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। एंड नेक्स्ट है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोर्ट को लगेगा कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी, अब पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या है तुम लोग कुछ, जैसे सड़क, सड़क इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। Yes, तो ma'am. रेलवे ट्रैक इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेज एंड डिफरेंट थिंग्स आर द पार्क, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसको सभी लोग यूज करते हैं। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म या डैमेज या इसके अगेंस्ट कोई काम करने का फैसला लिया है तो वो भी अनलॉफुल कहलाएगा। समझ में आया? Yes, आपने ma'am. बस जला दी, अनलॉफुल हुआ या लॉफुल हुआ, पकड़ के ले जाते पुलिस, है ना, ऐसा विरोध करने पर। Yes, ma'am. तो दीज आर अनलॉफुल कंसिडरेशंस। ठीक